हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने अभी कुछ एक वीडियो अपलोड की है जिसमें हमने आपको जीके हिंदी और इंग्लिश के बारे में थोड़ा सा जो सिलेबस है उसको डिटेल में डिकोड करने की कोशिश की है। ठीक है। तो आज मैं आपको मैथ के सिलेबस के बारे में बताने वाला हूँ। थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा आपका जो मैथ का सिलेबस है वो रहने वाला है, और क्या क्या जो एच पी पी एस सी वालों ने जो जो हमें सब ये क्या बोलते हैं टॉपिक्स दिए हैं उसमें आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपनी एकेडमी के बारे में इन्फो देना चाहूँगा। तो देखिए, हमारी एकेडमी का नाम है वीआरसी एकेडमी चंबा, जो कि सुल्तानपुर कॉलेज जो आपका चंबा में है, ठीक है, उसके जस्ट पास में हमारी एकेडमी है। ठीक है। और इसमें हम जो है एचपी पुलिस कांस्टेबल बैच के ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में जो है वो क्लासेस चला रहे हैं। ठीक है। ऑफलाइन क्लास टाइमिंग जो है वो आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मॉर्निंग में भी क्लास रहती है और इवनिंग में भी क्लास रहती है। ठीक है। 10 बजे से लेकर 2 PM तक हमारी जो मॉर्निंग बैच की क्लास है, और शाम को 3 बजे से लेकर 7 बजे तक आपको इवनिंग में क्लास देखने को मिल जाएगी। ठीक है। और साथ में हमारे यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबल क्लासेस भी देखने को मिलेगी, और ये खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो रेगुलर बेसिस पे जो है वो क्लासेस नहीं कर सकता है। ठीक है। तो वो अपना टाइम जैसे मैनेज होता है उसके अकॉर्डिंग जो है वो आकर एकेडमी में क्लासेस ज्वाइन कर सकता है। ऑनलाइन क्लासेस हमारी जो है 1 जनवरी से स्टार्ट होने वाली है। तो जिसने भी ऑनलाइन तैयारी करनी है वो भी हमें जो है वो दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकता है। ठीक है। नंबर आपके सामने है, आप चाहे तो व्हाट्सएप कर लीजिए, चाहे तो आप कॉल करके जो है वो आपकी जो भी क्वेरी है वो पूछ सकता है। ठीक है। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं आपको आज मैथ का जो सिलेबस है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है। उससे पहले अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो हमारे पास मैथ का जो सिलेबस आया है, ठीक है, वो बोलने को तो मैट्रिक स्टैंडर्ड का रहेगा। ठीक है। और एक और बात है कि मैथ जो था वो पहले आपका 8 मार्क्स का पूछा जाता था, मतलब 8 क्वेश्चन आपको दिए जाते थे मैथ के। ठीक है। लेकिन इस बार जो है वो मैथ का वेटेज थोड़ा सा बड़ा है, और थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा मैथ का वेटेज जो है वो बढ़ा दिया इन्होंने। अभी 8 से सीधा 20 मार्क्स का जो है वो आपको मैथ पूछा जाएगा। ठीक है। लेकिन अच्छी बात इसमें यह है कि जो नंबर ऑफ टॉपिक्स है वो थोड़े से इन्होंने रिड्यूस किए हुए हैं, तो ज़्यादा लोड नहीं है। लेकिन देखो, मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि जिस भी बच्चे का बेसिक क्लियर नहीं है वो सबसे पहले अपना बेसिक क्लियर करिए, उसके बाद फिर इन टॉपिक्स की जो है वो तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। और साथ में जो जो स्टूडेंट मैथ में काफ़ी कमज़ोर है, जिनको मैथ का एम भी पता नहीं है, वो आके जो है वो हमसे ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हैं। ठीक है। डेमो क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, तो आके एक बार एकेडमी में चेकआउट कर सकते हैं कि क्या कैसे स्टडी रहेगी, कैसे मैथ को तैयार करना है, कैसे आपको मैथ में कमांड बनानी है। ठीक है। तो देखिए, इनके जो टॉपिक्स है, जिसमें आपका सबसे पहले जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रैशनल नंबर। ठीक है। जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याएं। ठीक है। तो देखिए, रैशनल नंबर से ये मत समझिएगा कि सिर्फ आपको इसमें परिमेय संख्याएं पढ़ के जानी है। रैशनल नंबर का मतलब होता है होल नंबर सिस्टम, पूरा का पूरा नंबर सिस्टम। ठीक है। पूरा का पूरा इसमें क्या रहेगा, नंबर सिस्टम रहेगा, संख्या पद्धति जिसको बोला जाता है। देखो, रैशनल नंबर का ही मतलब ये होता है कि पूरा नंबर सिस्टम। दो प्रकार की संख्याएं हमारे पास होती है, जैसे कि एक परिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। तो अपरिमेय संख्या में सिर्फ हमें जो है वो 2-3 संख्याओं के बारे में जानना है। उसके बाद पूरा का पूरा जो जितना भी संख्या पद्धति का चैप्टर रहेगा वो सारा का सारा रैशनल नंबर में आता है। ठीक है। तो अभी मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि कौन सी संख्या रैशनल नंबर होती है और कौन सी संख्या इरेशनल नंबर होती है। आपको सिर्फ ये जानना है कि इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है। तो देखो, जो आपका रैशनल नंबर वाला टॉपिक है ये कवर करेगा आपका सबसे पहले तो पूरा का पूरा नंबर सिस्टम। ठीक है। पूरा नंबर सिस्टम जो है वो रैशनल नंबर में आएगा। नंबर सिस्टम में अलग अलग टॉपिक्स है, वो आपको सबको टच करना है, सबको कवर करना है। ठीक है। साथ में इसमें आपको बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए, जैसे एलसीएम हो गया। ये आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन आपको इसको तैयार करना है। जब तक आप लोगों को इस पे कमांड नहीं होगी आप मैथ नहीं कर पाएंगे, ये पक्की बात है। ठीक है। तो सबसे पहले अपना थोड़ा सा बेसिक मैथ पे ध्यान दीजिएगा। सबसे क्रूशियल चीज़ हो जाती है इसमें कैलकुलेशन। ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनको टॉपिक्स तो आते हैं, ठीक है, टॉपिक के जितने भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो करने आते हैं, लेकिन उनको कैलकुलेट करना नहीं आता है। ठीक है। तो सबसे पहले आपका क्या काम होना चाहिए, इसमें बेसिक चीज़ को आपको तैयार करना है। ठीक है। और बेसिक चीज़ कहाँ से तैयार होगी, जो आपकी कैलकुलेशन होती है, जो छोटी छोटी चीज़ें होती है मैथ में, उसको आपको पहले प्रिपेयर करना है, उसके बाद फिर टॉपिक्स पे आना है। ठीक है। जब तक आप ये चीज़ नहीं करोगे, आप रैशनल नंबर तो छोड़िए, जो भी इसमें टॉपिक है उन सबको कवर नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो मेरी यही सजेशन है कि सबसे पहले आपको अपना बेसिक मैथ तैयार करना है। कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए,
चाहिए, ठीक है। बाकी एलसीएम हो गया, एचसीएफ हो गया, फ्रैक्शन तो आपको मेंशन किया हुआ है, उनको आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन का एक टॉपिक रहता है, स्क्वेयर्स आता है, क्यूब्स आते हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी जाके देखो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, भले ही इसमें आपको 3 से 4 टॉपिक क्यों ना दिए हो, लेकिन ये सारे के सारे टॉपिक जो वो इंटरकनेक्टेड होते हैं। मेरा बोलने का मतलब ये है कि आपको इन सब को बेसिक तरीके से ही सॉल्व करना आना चाहिए, बाकी ट्रिक्स और टिप्स तो चलते रहते हैं, वो तो जब आपकी कमांड बन जाएगी तो वो ट्रिक्स और टिप्स आप अपने आप बनाना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। तो रैशनल नंबर जो परिमेय संख्याएं होती है, इसको आपको अच्छे से तैयार करना है, और इसके लिए आपको बेसिक, देखो मैथ में हर एक टॉपिक के लिए आपको बेसिक चीज की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर बेसिक चीज आप नहीं कर पाओगे तो चाहे कितने भी अच्छे से आप इन टॉपिक्स को कवर करिए, आपको दिक्कत आएगी पक्का, ठीक है। तो रैशनल नंबर आपका फर्स्ट टॉपिक है जो आपके सिलेबस में मेंशन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो रहेगा फ्रैक्शन एंड डेसिमल। अगेन ये भी आपका जो बेसिक मैथ है उसी का टॉपिक रहने वाला है, अर्थमेटिक मैथ बोल लीजिए इसको, फ्रैक्शन एंड डेसिमल, ठीक है। इसमें आपको भिन्न, फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, भिन्न, हिंदी में अगर बात करें तो भिन्न, और डेसिमल आ गया आपका दशमलव, तो भिन्न के बारे में भी आपको अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। अगेन फिर वही चीज़ है कि अगर आप भिन्न को सॉल्व करोगे तो उसके लिए आपको 2-3 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, जैसे एलसीएम एलसीएम के थ्रू हम भिन्न को सॉल्व करते हैं, ठीक है। बेसिक मेथड अगर आपको लगाना है तो इसके लिए आपको एलसीएम का आना बहुत ज़रूरी है। डेसिमल, डेसिमल में भी आपको अगेन डेसिमल अगर आप सॉल्व करते हो तो उसको आपको वापस फ्रैक्शन पे ही जाना पड़ेगा, तो उसके लिए फिर आपको बेसिक मैथ की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो चाहे टॉपिक कितने भी रहेंगे, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है आपका बेसिक मैथ कितना तगड़ा है, उसी के बेस पे आप इसको कर पाओगे भिन्न एवं दशमलव में। इसमें भी बहुत सारी चीजें आती है, फ्रैक्शन के टाइप होते हैं, अलग अलग प्रकार के फ्रैक्शन होते हैं, ठीक है। तो अभी हम टाइप के बारे में डिस्कस नहीं करते हैं, अभी सिर्फ मैं आपको जो सिलेबस है उसके बारे में बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी आपका जो यहाँ पे फ्रैक्शन और डेसिमल है, इसमें देखो अगर टाइप्स के बारे में बात की जाए तो फ्रैक्शन जो है भिन्न की अगर मैं मोटा मोटा सा आपको बताऊं तो ये आपको 2 से 3 प्रकार में इसको पढ़ना है, ठीक है ना। जैसे आपका साधारण भिन्न हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका मिश्रित भिन्न रहता है, ठीक है, उसके बाद आपका सतत भिन्न रहता है। ये सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड है, और ये सतत भिन्न वाला टॉपिक आपका खासकर आपको सिंप्लीफिकेशन वाले टॉपिक में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। वहां पे हम इसका यूज करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं सिंप्लीफिकेशन वाला। तो अगर आपको भिन्न को बनाना है तो आपको सिंप्लीफिकेशन का भी पता होना चाहिए, और सिंप्लीफिकेशन करने के लिए आपको बी बोर्ड मास का पता होना चाहिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैथ का नियम। बी बोर्ड मास क्या कहलाता है, मैथ का नियम। और ये सबसे जरूरी चीज है जो हम मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी, फ्रैक्शन एंड डेसिमल में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है और क्या क्या चीजें नहीं पढ़नी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए अगर आप अर्थमेटिक मैथ में देखोगे तो आपको कुछ एक टॉपिक ऐसे मिलेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अभी आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है। जैसे कि आपका एवरेज इसमें नहीं दिया गया है, ठीक है, और साथ में आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला टॉपिक इसमें नहीं है, एवरेज का टॉपिक नहीं है, परसेंटेज का टॉपिक इसमें मेंशन नहीं है, और साथ में रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगेन इसमें आपका टाइम एंड वर्क आपको देखने को नहीं मिला है, ठीक है। टाइम एंड वर्क का जो टॉपिक है वो भी इसमें कवर नहीं है, और भी बहुत सारे टॉपिक है जैसे पाइप एंड सिस्टम हो गया, ठीक है, वोट एंड स्ट्रीम हो गया, एजेस हो गया, ठीक है, पार्टनरशिप हो गया, ये सारे टॉपिक इसमें नहीं दिए हुए हैं। लेकिन देखो प्रॉफिट एंड लॉस जो है, प्रॉफिट एंड लॉस और साथ में एक इसके और टॉपिक है जिसका नाम है डिस्काउंट, ये भी इसमें मेंशन है, यहाँ पे लिखा नहीं गया लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट। तो ये जो है वो आपको सिलेबस में दिया गया है, आपके सिलेबस में ये प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट का टॉपिक जो वो मेंशन है। तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस को करने के लिए वैसे तो इसके देखिए हर एक फॉर्मूला होता है, हर एक क्वेश्चन को अपना अपना फॉर्मूला होता है प्रॉफिट एंड लॉस के, लेकिन अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस के अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से देखोगे तो उसमें आपको एवरेज के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, परसेंटेज के क्वेश्चन, एवरेज तो खैर इसमें इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको परसेंटेज और रेशो के क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आपको परसेंटेज और रेशो का नॉलेज है तो आप इसको बहुत आसानी से कर पाओगे प्रॉफिट एंड लॉस को, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट, ठीक है, एक ही बात है, सॉरी एक बात नहीं है, डिस्काउंट आपका अलग टॉपिक हो जाता है, बट आता इसी के बेस पे है। प्रॉफिट एंड लॉस का अगर आपको नॉलेज है तो आप थोड़ा थोड़ा इसको भी रिलेट कर पाओगे, ठीक है। लेकिन इनको बनाने से पहले आपको परसेंटेज और रेशो वाले टॉपिक को कवर करना पड़ेगा, तभी आप जो है वो इस टॉपिक को अच्छे से कर पाओगे। क्योंकि देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में होता क्या है कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपको कहां से देखने को मिलेंगे, परसेंटेज और रेशो से। भले ही आप क्वेश्चन को चेकआउट कर लेना, ठीक है, उसमें आपको परसेंटेज और रेशो के क्वेश्चन बहुत अच्छी तादाद में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको
इस टॉपिक को करने से पहले परसेंटेज और रेशो वाले टॉपिक को भी अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी देखो इसमें बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस को बहुत डिटेल में पढ़ते हो तो आपको 50 से 60 टाइप का क्वेश्चन मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस में, ये भी मैंने आपको कम ही बताया। बाकी होता क्या है कि देखो आप जो क्वेश्चन पढ़ के जाओगे डेटा वो आपको मैथ में कभी भी एग्जाम में सेम डेटा नहीं मिलेगा। हाँ, करने का तरीका सेम रहेगा लेकिन क्वेश्चन का जो डेटा होगा वो उन्होंने अपने हिसाब से सेट किया होगा। आपको सबसे पहले क्या करना होता है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे से समझना होता है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या पूछा गया है, तो फिर उसके बेस पे फिर आपको अपना तरीका इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। बहुत सारे तरीके होते हैं, कोई बेसिक तरीके से जाता है, ठीक है, किसी के पास ट्रिक्स रहते हैं, ठीक है। और जो बेसिक तरीके से करेगा मैथ को, ठीक है, वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करेगा, और जो ट्रिक्स से अगर मैथ करेगा तो वो जल्दी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेगा। लेकिन देखो ट्रिक्स आएंगे कहाँ से, ट्रिक्स बेसिक से ही निकलते हैं, तो जिसका बेसिक स्ट्रांग होगा उसको ट्रिक्स अपने आप मिलते जाएंगे और वो खुद से बना भी सकता है, ठीक है। अगेन फिर एक बार मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे सबसे बड़ा रोल रहने वाला है बेसिक मैथ का, ठीक है। तो सबसे पहले अपना बेसिक मैथ जो है वो स्ट्रॉन्ग करिए। बेसिक में सबसे जरूरी चीज़ है आपका टेबल्स, ठीक है। सबको बोलता आया हूँ कि टेबल्स पे जिसकी कमांड जितनी अच्छी रहेगी मैथ उसका अच्छा रहने वाला है। क्योंकि देखिए इस बार 20 क्वेश्चन है मैथ के, तो अगर आपको मैथ में अच्छा स्कोर करना है तो आपको बेसिक पे कमांड बनानी पड़ेगी, विदाउट बेसिक मैथ नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अभी टाइम है, 3 4 5 6 महीने जितने भी है उसमें से आप 1 से 2 मंथ जो है वो बेसिक पे काम कर सकते हो, जिसको बिल्कुल मैथ नहीं आता 1 से 2 मंथ काफ़ी रहेगा बेसिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है। अपना पहला बेसिक तैयार करिए, उसके बाद फिर ये सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप सिर्फ 9 टॉपिक है और 9 ही टॉपिक करके आप चले जाइए, ठीक है, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैथ का देखिए मैथ आपस में इंटरकनेक्टेड होता है, सारे के सारे क्वेश्चन एक दूसरे से लिंक्ड होंगे, ठीक है। आपके खाली प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ के चले जाओगे और वहाँ पे आपको परसेंटेज मेंशन होगी या रेशियो मेंशन होगा, और अगर आपको इसके बारे में कुछ पता नहीं है तो फिर आप सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस के तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। आपको परसेंटेज को भी सॉल्व करना पड़ेगा, आपको रेशियो को भी सॉल्व करना पड़ेगा, अगर कहीं कुछ और है तो उसको भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग जो है फिर आप पूरा क्वेश्चन या जो भी आपके उसमें एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसको आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। देखो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको टॉपिक वाइज मतलब ये करना है। अब टाइप यहाँ पे अगर मैं बताने बैठूंगा तो एक प्रॉफिट एंड लॉस में ही कम से कम 2 से 3 घंटे लग जाएंगे इसके पूरे टॉपिक डिस्कस करने के लिए, ठीक है। ये किसी और दिन डिस्कस करेंगे, आपको प्रॉपर तरीके से तैयारी करवाई जाएगी इस चैनल पे, ठीक है। आपको टॉपिक वाइज टाइप वाइज सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों की प्रिपरेशन करवाई जाएगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है आपका टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइम एंड डिस्टेंस। तो जिसको थोड़ा बहुत मैथ आता होगा उसको पता है कि टाइम एंड डिस्टेंस अकेले नहीं आता है, टाइम डिस्टेंस और इसके साथ एक और चीज चलती है जो कि होती है स्पीड, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड, ठीक है, समय दूरी और चाल। तो ये तीनों चीजें आपको प्रिपेयर करनी है, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे टाइम एंड डिस्टेंस मेंशन है, आप देखोगे तो अपने सिलेबस में कि वहाँ पे सिर्फ समय और दूरी के बारे में बात कही गई है, लेकिन इसके साथ में आपको एक और चीज़ को प्रिपेयर करना होता है जो कि स्पीड होती है, ठीक है। क्योंकि अगर आप सिर्फ टाइम एंड डिस्टेंस निकालोगे तो टाइम एंड डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है उसमें आपको स्पीड भी देखने को मिल जाएगी, समय और दूरी, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास टाइम एंड वर्क, उसका भी कुछ एक आपको नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पे टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चंस का आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि देखो टाइम एंड डिस्टेंस में ज़्यादा तो नहीं बोल सकते लेकिन कुछ एक क्वेश्चन जो है वो टाइम एंड वर्क के भी हो सकते हैं। टाइम एंड वेजेस आता है, समय और मजदूरी वाले क्वेश्चन, वो भी आपका इसके साथ रिलेट कर सकते हो। वैसे इसमें नहीं आता है, टाइम एंड डिस्टेंस और स्पीड वो अलग टॉपिक हो जाएगा, टाइम एंड वर्क अलग टॉपिक हो जाएगा, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन जो है वो इसके साथ मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा बहुत इसको पढ़ के भी जाना है टाइम एंड डिस्टेंस में, ठीक है। बाकी इसका अपना रहेगा आपका टाइम डिस्टेंस स्पीड, ये आपका फुल्ली डिपेंड करता है यूनिट्स पे, ठीक है। आपको यूनिट्स का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। यूनिट्स इसको हिंदी में इकाई बोलते हैं, ठीक है। वैसे तो पूरे मैथ में यूनिट्स का नॉलेज होना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर आप यूनिट्स वाला क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको यूनिट्स का नॉलेज होना चाहिए। यूनिट्स आपको एक करने आने चाहिए, मतलब इक्वल करने आने चाहिए, और इसमें तो यूनिट्स का बहुत अच्छा खासा रोल रहने वाला है टाइम एंड डिस्टेंस वाले टॉपिक में, ठीक है। यूनिट्स क्या होते हैं, कैसे उनको करेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी सिर्फ आपको मैं मोटा मोटा हिंट दे रहा हूं कि आपको क्या करना है, किस टॉपिक में आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। समय और दूरी, ठीक है, तो इसका ध्यान रखना, और साथ में स्पीड का भी ध्यान रखना। हिंदी में इसको बोला जाता है समय, दूरी और चाल, ठीक है, समय दूरी और चाल।
तो ये तीनों चीज़ें आपको प्रिपेयर करके जानी है इस वाले पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, ठीक है। लेकिन अगेन वही चीज़ है कि आपको सिर्फ इतना सा पढ़ के नहीं जाना है, समय, दूरी और चाल, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी, सिर्फ आप इसके नाम पे मत जाइएगा। बहुत वाइड टॉपिक है ये, और इसमें बहुत अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। इसमें आपके ट्रेन्स वाले क्वेश्चन जो है, रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन, वो सारे कवर होते हैं, ठीक है, इसी में आते हैं, ठीक है। फिर आपके कुछ एक और क्वेश्चन है, जैसे एक खंबे वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि कोई छिपकली खंबे पर इतने मिनट के लिए चढ़ती है, फिर दूसरे मिनट में इतना उतरती है। तो वो सारे क्वेश्चन आपको यहीं पे देखने को मिल जाएंगे। और भी बहुत अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन है, वो प्रकार आपको तब पता चलेगा जब आप इसको डिटेल में देखोगे, ठीक है। एक एक टाइप में आपको कवर करवा दूंगा इसमें, जितना भी इसका पोर्शन रहेगा टाइम एंड डिस्टेंस का, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको टाइम एंड डिस्टेंस टॉपिक भी समझ में आया होगा, क्या क्या इसमें पढ़ना है और क्या क्या नहीं इसमें पढ़ना है, ठीक है। टाइम एंड वर्क एडिशनल है, इसको भी आपको पढ़ के जाना है, ठीक है, छोड़ना नहीं है। और बाकी इसको तो आपको करना ही करना है, ठीक है। अब देखते हैं अगला नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है हमारा। तो ये है स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, सांख्यिकी। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी। अब स्टैटिस्टिक्स जो है ये आपका क्या क्या चीज़ कवर करेगा। सबसे पहले तो स्टैटिस्टिक्स में कवर होगा एवरेज, इसमें एवरेज का भी रोल रहने वाला है, ठीक है। देखो स्टैटिस्टिक्स में आप लोग पढ़ते क्या हो, आप लोगों ने जिसको थोड़ा बहुत मैथ आता है या जिसने थोड़ा बहुत कभी ना कभी मैथ किया है, तो वो स्टैटिस्टिक्स में खासकर तीन चीज़ों के बारे में जानता होगा। एक आपका मीन आता है, ठीक है, एक आपका मीडियन आता है, और एक आपका मोड आता है। इन तीन चीज़ों के बारे में बात करते हैं, जिसमें कि मीन का तो सीधा सीधा मतलब किससे होता है, एवरेज से होता है। तो एवरेज की प्रिपरेशन किसके लिए करनी है, आपको स्टैटिस्टिक्स के लिए करनी है, ठीक है ना। और साथ में स्टैटिस्टिक्स जो है ये कुछ एक डीआई का पार्ट भी जो है वो कवर करेगा। पूरी डीआई तो नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ एक आपको ग्राफ टाइप का क्वेश्चन आएगा, जिससे आप ग्राफ टाइप का एक वो दिया रहेगा क्वेश्चन, उसमें से आपको फर्दर क्वेश्चन पूछे गए होंगे, ठीक है। तो डीआई में भी अगर डीआई की बात आती है तो उसमें भी तीन टॉपिक जो है वो क्रूशल रोल अदा करते हैं, जिसमें कि आपका एक एवरेज आ जाता है, एक आपका परसेंटेज आ जाता है, और एक आपका रेशो आ जाता है, ठीक है। देखो ये तीन टॉपिक तो ऐसे हैं जिसको आपको प्रिपेयर करना ही करना है, चाहे ये आपके सिलेबस में हो चाहे आपके सिलेबस में ना हो, ठीक है। ये खुद का तो अपने आप में क्वेश्चन देंगे ही देंगे, लेकिन ये बाकी के जो टॉपिक है उनको भी आपको सॉल्व करके देंगे। अगर आपको इनका अच्छा खासा नॉलेज है ना, तो आपको फॉर्मूलों तक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इन तीन टॉपिक के बेस पे जो है वो लगभग लगभग 90% मैथ जो वो सॉल्व कर सकते हो विदाउट फॉर्मूला, ठीक है ना। वो आप बाद में देखोगे कैसे सॉल्व होगे, एवरेज, परसेंटेज और रेशियो के बेस पे बाकी क्वेश्चंस वो जब हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो आपको अच्छे से इन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स में आपको एवरेज का भी अच्छा खासा ध्यान रखना है, ठीक है, एवरेज के बारे में। इसमें आपको देखो मीन जो होता है वो आपका माध्या कहलाता है, हिंदी में इसको माध्या बोलते हैं, और मीडियन जो होता है वो आपका माध्यिका होती है, ठीक है, माध्यिका, और मोड आपका बहुलक होता है, ठीक है। बस जिसको स्टैटिस्टिक्स थोड़ा बहुत आता है, इन तीन चीज़ों का अच्छा खासा नॉलेज होगा, ठीक है। लेकिन इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे कि इसमें एक रेंज के बारे में पूछा जाता है। रेंज क्या होगी भाई, रेंज हिंदी में इसको प्रास बोलते हैं, परिसर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद एक कॉफिशिएंट ऑफ रेंज आता है, कॉफिशिएंट ऑफ रेंज जिसको हम प्रास गुणांक बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें आता है आपका प्रसरण, ठीक है, प्रसरण जिसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएंस बोलते हैं, प्रसरण वेरिएंस। और उसके बाद आता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको हम मानक विचलन बोलते हैं, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स में आपको ये 5 से 6 चीज़ें पढ़नी है, और यही रहेगा जो इनको अच्छे से प्रिपेयर कर जाएगा, उसका स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक लगभग लगभग जो है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, एक लास्ट चीज़ और बचेगी जो कि होता है आपका कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन गुणांक या प्रसरण गुणांक, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 चीज़ें हैं, ठीक है। और ये स्टैटिस्टिक्स अपने आप में पूरा का पूरा जो है वो कंप्लीट है, ठीक है। तो जिसको नहीं पता है, जो इसको अच्छे से जानना चाहता है, बेसिक से करना चाहता है, वो हमारी ऑफलाइन क्लास जो है वो ज्वाइन कर सकता है। अभी मैंने स्टैटिस्टिक्स जो है ऑफलाइन क्लासेस में कंप्लीट करवा दिया है, लेकिन अगर कोई है इंटरेस्टेड कि भाई इसको अच्छे से सीखना है, अच्छे से समझना है, तो वो आके दोबारा से जो है वो स्टैटिस्टिक्स हमसे सीख सकता है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया स्टैटिस्टिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें रहेंगी, और साथ में आपको इसमें एवरेज का अच्छा खासा ध्यान रखना है, एवरेज, ठीक है, क्योंकि एवरेज भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है, ठीक है। तो आई होप स्टैटिस्टिक्स आपको समझ में आ गया, क्या इसमें पढ़ना है क्या नहीं है, आपको इसमें छोड़ना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि आपका प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है प्रायिकता। प्रायिकता मतलब अगर इसको दूसरे शब्दों में कहे तो इसको हम बोल सकते हैं संभावना, ठीक है। अगर हम इसको दूसरे शब्दों में कहे तो इसको हम बोल सकते हैं संभावना, ठीक है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी में किस किस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, तो प्रोबेबिलिटी में आप लोगों ने देखे होंगे 2 से 3 प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं इसमें प्रोबेबिलिटी में, ठीक है ना। एक आपका आ जाता है पासे वाला क्वेश्चन, डाइस वाला क्वेश्चन, ठीक है। एक आ जाता है आपका ताश के पत्तों का क्वेश्चन, कार्ड वाला,
ठीक है, ताश के पत्तों का क्वेश्चन आपके पास इसमें देखने को मिल जाएगा। एक आपका इसमें रहता है मिसलेनियस, ठीक है, मिसलेनियस वाला क्वेश्चन इसमें आता है, ठीक है, जिसमें आपको वो क्वेश्चन पूछा जाता है गेंदों के ऊपर, हरी गेंद, नीली गेंद, लाल गेंद किसी डिब्बे में था तो उनकी आपको प्रायिकता निकालनी है, ठीक है। तो ये 3 प्रकार का इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, पासा, ताश और मिसलेनियस, ठीक है। जो भी अलग अलग प्रकार, मिसलेनियस में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसमें मैक्सिमम आपको रीजनिंग के भी बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। जो हम रीजनिंग में भी करते हैं क्वेश्चन, वो आपको प्रोबेबिलिटी में भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी पासा और ताश तो रहता है, इसमें भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आपको पासों का नॉलेज होना चाहिए, ताश का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, उसके बेस पे हम क्वेश्चन निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और दूसरी बात है, जहां पे प्रोबेबिलिटी की बात हुई वहां पे एक और टॉपिक साथ में आता है, उसका भी आपको ध्यान रखना है, जिसका नाम है परमुटेशन एंड कम्बिनेशन, ठीक है, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन, ठीक है। इसको बोला जाता है क्रमचय और संचय, क्रमचय और संचय, ठीक है। तो जहां पे प्रोबेबिलिटी की बात होगी वहां पे आपको इसका भी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जो इसके क्रमचय और संचय के जो फॉर्मूले हैं उसके थ्रू हम जो है वो प्रोबेबिलिटी को निकाल सकते हैं, और निकाल क्या सकते हैं, उसी के थ्रू जो है वो आपको प्रोबेबिलिटी को निकालना है। तो आपको इसको भी प्रिपेयर करना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी के टॉपिक को कवर करने के लिए, ठीक है। देखो बेसिक क्वेश्चन तो आराम से निकाल लोगे, लेकिन कुछ एक एडवांस पार्ट के क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। तो उसके लिए फिर आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन की। ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है इसके आपको, लेकिन इसके आपके जो मेन मेन फॉर्मूले हैं वो आपको पता होना चाहिए, जिनका यूज़ हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करेंगे, ठीक है। तो बस ये 3 प्रकार के क्वेश्चन जो है आपको इसमें प्रिपेयर करने हैं, साथ में आपको थोड़ा बहुत क्रमचय और संचय भी पढ़ के जाना है, जिससे कि आपका ये प्रोबेबिलिटी का पूरा टॉपिक जो है वो अच्छे से कवर हो जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास जो कि है मेंसुरेशंस, ठीक है। तो देखो ये मेंसुरेशन, इस बात की एक गारंटी इस बात की है कि मेंसुरेशन का बहुत ज़्यादा वेटेज रहने वाला है, बहुत सारे क्वेश्चन जो है मेंसुरेशन से आने वाले हैं। अगर जितने टॉपिक इन्होंने मेंशन किए हैं 9 टॉपिक आपको सिलेबस में देखने को मिल जाएंगे, अगर सिर्फ 9 टॉपिक्स में से आपको क्वेश्चन आएंगे तो आप ये मान के चलिए कि मेंसुरेशन जो है इसमें आपको बहुत बथेरे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब इसका वेटेज पूरे टॉपिक्स में सबसे ज़्यादा रहने वाला है, ठीक है। तो मेंसुरेशन में आप 2 प्रकार के, और दोनों प्रकार इसमें मेंशन किए हुए हैं। मेंसुरेशन क्षेत्रमिति, जिसको हम 2D, इसको हम 2D के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे, आगे जो सरफेस एरिया वॉल्यूम वगैरह है वो आपका 3D का पार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको 2D में पढ़ना क्या क्या होता है। देखो 2D में कौन कौन सी चीज़ें आती है। सबसे पहले तो इसमें आएगा वर्ग, ठीक है, जिसको इंग्लिश में स्क्वेयर बोला जाता है। उसके बाद इसमें आता है आयत, जिसको हम रेक्टेंगल बोलते हैं, आयत, ठीक है। उसके बाद इसमें आता है त्रिभुज। देखो त्रिभुज तो इन्होंने अलग से मेंशन किया हुआ है, तो त्रिभुज को तो आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा, क्योंकि त्रिभुज का इन्होंने अलग से सिलेबस में मेंशन किया हुआ है त्रिभुज, और त्रिभुज के क्वेश्चन बहुत वाइड रेंज में मिलते हैं, बहुत अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। वर्ग आयत तो आएगा ही आएगा मेंसुरेशन में, लेकिन इनका जो काम है वो त्रिभुज के साथ भी आएगा। बहुत सारे क्वेश्चन आपको आयत और वर्ग के त्रिभुज के साथ मिलते हैं, ठीक है। और तीसरा जो आएगा इसमें, चौथा जो आएगा इसमें वो आएगा वृत्त, ठीक है। ये अगर आप मेंसुरेशन में ये 4 टॉपिक भी अगर कवर कर लोगे तो आपकी मेंसुरेशन जो है वो लगभग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो काम है वो एक किसका है, त्रिभुज का है। बाकी वर्ग आयत और जो है वो आपका इनके जो खुद के क्वेश्चन होंगे वो नॉर्मल रहेंगे, ज़्यादा इसका वो नहीं रहेगा, लेकिन जो आपके त्रिभुज के साथ इनके क्वेश्चन बनते हैं वो थोड़े से टिपिकल होते हैं, ठीक है। तो आपको खासकर फोकस किस पे करना है मेंसुरेशन में, त्रिभुज पे, क्योंकि त्रिभुज जो है अगर आगे दिया होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ त्रिभुज कहाँ पे है। ये देखिए ट्राइंगल, त्रिभुज, ट्राइंगल्स, त्रिभुज में जो है वो आपको अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। त्रिभुज काफ़ी सारे त्रिभुज होते हैं, जैसे कोण के आधार पर त्रिभुज होते हैं, ठीक है, भुजा के आधार पर त्रिभुज होते हैं, ठीक है। तो कोण के आधार पर जो है वो 3 प्रकार के त्रिभुज हो जाएंगे, ठीक है, जिसमें आप न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण पढ़ते हैं। और भुजा के आधार पर भी 3 त्रिभुज हो जाएंगे, ठीक है। होते आपके 3 और 3 6 ही है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं इसमें, ठीक है। समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु, ये आपका भुजा के आधार पर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर सिंपल आएगा कि भाई भुजा के आधार पर, जैसे समबाहु का क्वेश्चन आ जाएगा या समद्विबाहु का क्वेश्चन आ जाएगा या विषमबाहु का क्वेश्चन आ जाएगा, तब तो करना आसान है। लेकिन इसके क्वेश्चन आते हैं किसके साथ, वर्ग, वृत्त और आयत के साथ मिक्स होके,
वर्ग वृत्त और आयत के साथ मिक्स होके। तो वहां पे फिर आपको सारे एस्पेक्ट्स पता होने चाहिए वर्ग वृत्त आयत के भी, तब जाकर आप जो है इन टाइप के क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो ट्राइंगल्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है और इसके भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको ट्राइंगल्स को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। ठीक है, इस पे आपको मेंसुरेशन में सबसे ज़्यादा इस पे फोकस करना है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? 2D की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 2D में मैंने आपको बता दिया क्या क्या चीज़ें रहेंगी। तो 2D में आपके पास वर्ग, आयत, त्रिभुज और वृत्त, ये 4 चीज़ें आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है। ठीक है, और इसके बाद भी जब आपको इनके बारे में नॉलेज आता है तो अगेन एक चीज़ और यहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ पे फिर आपको बेसिक मैथ का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन तो अर्थमेटिक के अकॉर्डिंग ही होगी। ठीक है, भले ही आप ये थोड़ा सा एडवांस मैथ का पार्ट आ जाता है। ठीक है, भले ही आप एडवांस मैथ कर रहे हो, लेकिन आपको नॉलेज किसकी होनी चाहिए? बेसिक और अर्थमेटिक। अब इस मेंसुरेशन पूरा अर्थमेटिक कवर करती है, एक चीज़ ध्यान में रखना, पूरा का पूरा अर्थमेटिक जो है वो मेंसुरेशन में आएगा। तो आपको हर एक टॉपिक की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, उसके बेस पे जो है फिर इनको तो आपको सिर्फ सीखना है कि क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है। देखो, कोई भी टॉपिक होता है, जब आप उसको स्टार्ट करते हो तो टॉपिक्स में आप सिर्फ सीखते हो कि क्वेश्चन को हम टैकल कैसे करें। ठीक है, लेकिन जब आपको उस एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को टैकल करने का तरीका आ जाता है, फिर उसके बाद लास्ट में बात आती है कैलकुलेशन की। क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऑफलाइन भी आते हैं, जिनको कैलकुलेशन के बारे में पता ही नहीं है। अगर उनको कोई तरीका बता दिया जाए, इवन उसको हम 5 सेकंड में निकाल सकते हैं, लेकिन निकाल तो सकते हैं, अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आएगी तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा, फिर आप उसको सिर्फ लिख के बैठ जाओगे, कैलकुलेट करना नहीं आएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन के लिए अगेन वही चीज़ फिर रेकमेंड करूंगा मैं, टेबल पे अच्छे खासे फोकस रखिए। जिसके टेबल स्ट्रॉन्ग है उसकी कैलकुलेशन ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, पहले आपको टेबल्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो कैलकुलेशन वगैरह बाद की बात है, सिखाना सीखना होगा किसी ने तो वो बाद में हमसे संपर्क कर सकता है। ठीक है, अभी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है इसी का दूसरा पार्ट है मेंसुरेशन का, जो कि 3D है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। जहाँ पे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स की बात आएगी, पृष्ठ नाप और आयतन की, वहाँ पे बात आएगी 3D की। ठीक है, 3 डायमेंशनल, 2D का मतलब 2 डायमेंशनल और 3D का मतलब 3 डायमेंशनल। ठीक है, तो इसमें भी आपको, अब अगर ये मेंशन किया हुआ है तो इसमें भी इसके जितने भी टॉपिक हैं उन सबको आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, इसमें जैसे आप क्या पढ़ते हो? घन पढ़ते हो, घना पढ़ते हो। ठीक है, आपका शंकु रहता है। ठीक है, बेलन रहता है, सिलेंडर रहता है, ये सारे क्वेश्चन जो है इसमें, कोण, कोण रहता है, वो तो इंग्लिश में आ गया, कोण एक ही बात है, शंकु और कोण, सिलेंडर आ गया। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें जो वो आपको पढ़ के जानी है 3D में। ठीक है, तो बोलने का मतलब है कि सबसे ज़्यादा जो इसमें आपका ये टॉपिक वेटेज लेगा वो लेगा मेंसुरेशन, ये तो पक्की बात है। ठीक है, क्योंकि मेंसुरेशन के दोनों पार्ट जो है इसमें बताए गए हैं, 2D भी और 3D भी। ठीक है, और त्रिभुज का अलग से मेंशन है, अगर आप अगला टॉपिक देखोगे तो त्रिभुज। तो मतलब बोलने का मतलब है कि 9 टॉपिक आपको सिलेबस में मिले हैं और 9 में से 3 टॉपिक जो है वो मेंसुरेशन के हैं। तो आप लोग हिसाब लगा ही सकते हो कि कितना वेटेज मेंसुरेशन का रहने वाला है। ठीक है, तो मेंसुरेशन को आपने अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। जितने भी इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ बेसिक बेसिक पढ़ के जाना है, क्योंकि इस बार जो है वो पेपर थोड़ा सा लेंथी टाइप का होने वाला है, क्योंकि आपके पास 90 क्वेश्चन है और 90 क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास 2 घंटे का टाइम है, जो कि बहुत होता है 2 घंटे का। तो आप लोग इतना थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो कि अगर 90 क्वेश्चन को 2 घंटे में करना है तो मतलब कि क्वेश्चन जो होगा अगर ईजी भी होगा तो उसका उसका जो तरीका होगा वो थोड़ा सा लेंथी होगा। ठीक है, और सिर्फ मैं यहाँ मैथ की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप बाकी सब्जेक्ट को भी उठा कर देखोगे ना, चाहे उसमें जीके रहे, चाहे उसमें रीजनिंग रहे, चाहे उसमें इंग्लिश रहे, चाहे उसमें आपका हिंदी रहे, सब सब क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो कि टाइम कंज्यूमिंग होंगे। ठीक है, अब देखो होता क्या था, पहले क्या था, 1 घंटे में आपको 80 क्वेश्चन करने थे, 1 घंटे में आपको सिर्फ 80 क्वेश्चन करने होते थे। तो आप लोग यहाँ से हिसाब लगा लीजिए कि क्वेश्चन तो आपके सिर्फ 10 ही बढ़ाए इन्होंने, क्वेश्चन सिर्फ इन्होंने 10 ही बढ़ाए, लेकिन टाइम कितना बढ़ा दिया? 2 घंटे हो गए, मतलब 1 घंटा। मतलब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 10 क्वेश्चनों के लिए आपको अलग से 1 घंटा मिल रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, जो प्रीवियस 80 क्वेश्चन होगा उनका भी जो टाइम, मतलब जो उनका डालने का जो उन्होंने वो रखा होगा, वो आपका थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो टाइम कंज्यूमिंग होंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आएगी जो मैंने आपको बताई है। और अगेन मैं फिर एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जिस भी बच्चे का बेसिक मैथ कमज़ोर है वो ये मत सोचिएगा कि सिर्फ मैं टॉपिक पढ़ के चला जाऊंगा और मेरा मैथ जो है वो कवर हो जाएगा। और दूसरी चीज़ इसमें एक और आपको पता होगी कि यहाँ पे जो है इन्होंने इस बार नेगेटिव मार्किंग का भी
आपको नेगेटिव मार्किंग भी दी हुई है, तो उसका भी आपको ध्यान रखना था। पहले क्या होता था कि पहले आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, तो अगर किसी बच्चे को 60 क्वेश्चन आते हैं और बाकी 40 क्वेश्चन में वो तुक्का मार के आ जाता था, तो और गलती से अगर 20 क्वेश्चन ठीक हो गए तो वो वैसे 80 क्वेश्चन तक पहुंच जाता था। लेकिन अगर इस बार आपको 60 क्वेश्चन आते हैं और 40 क्वेश्चनों पर आप तुक्का मारते हो, तो 20 क्वेश्चन वो जुड़ेंगे नहीं, उल्टा इसमें से रिड्यूस होंगे। तो इस बार आपको इसका खासा ख्याल रखना है। इस बार जो भी चीज़ करोगे वो आपको टू द पॉइंट आनी चाहिए, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना है, अपनी मर्जी से आपको कुछ नहीं इसमें कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग को माइंड में रख के चलना है, ठीक है। साथ में जो भी इन्होंने सिलेबस दिया है वो तो आपको प्रिपेयर करना ही करना है, और इसके अलावा भी जो जो चीज़ें जो है जो इसमें मेंशन ही है, मैथ की ही बात नहीं है, बाकी चीज़ों बाकी सब्जेक्ट में भी आपको थोड़ा बहुत बाकी चीज़ों को टच करके जाना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। एक बार फिर से, अगर जिसको ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है, ठीक है, जिसको ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है वो आकर हमसे संपर्क कर सकता है या हमारी एकेडमी विजिट कर सकता है, ठीक है। नियर पीजी कॉलेज सुल्तानपुर में हमारी एकेडमी रहेगी, ठीक है। और अगर किसी को ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है तो वो हमसे जो है वो दिए गए नंबर पर जो है वो संपर्क कर सकता है, ठीक है। और एक और बात कि जो लोग ये सोच के बैठे हुए हैं कि भाई ग्राउंड होने के बाद हम लोग रिटन एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करेंगे, तो उनके लिए मैं ये चीज़ बता दूं कि ग्राउंड के बाद अगर मान लीजिए मार्च में अगर आपका ग्राउंड जाता है, चंबा वालों का मार्च तक जाता है, अब अभी तक इसकी डेट तो कोई मेंशन नहीं है, ठीक है ना, कि ये कंफर्म नहीं कि मार्च में ही होगा। लेकिन सपोज करिए कि अगर आपका मार्च में ग्राउंड जाता है और अगर आपका अप्रैल में टेस्ट कंडक्ट हो जाता है, तो आप लोग खुद सोचिए कि एक महीने में आप लोग क्या ही कर पाओगे। और जो लोग जिनको कॉन्फिडेंस है कि वो अपना ग्राउंड निकाल पाएंगे, तो उनके लिए तो सीधा सा मशवरा है, सलाह मान लीजिए, सजेशन मान लीजिए कि उनको तो अभी से जो है वो रिटन एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। और जिनको ग्राउंड में दिक्कत है, नो डाउट ग्राउंड इस बार बहुत टफ है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा है कि ग्राउंड होगा या ना होगा, ठीक है। लेकिन अगर जिसको इतना मतलब जो 60 से 70% कॉन्फिडेंट है कि वो ग्राउंड निकाल लेगा, उनके लिए तो मैं सिर्फ यही सजेशन करूंगा कि वो अभी से अपने रिटर्न की तैयारी में लग जाइए, ठीक है। रिटर्न ग्राउंड तो आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है। करना तो आपको पहले ग्राउंड ही पड़ेगा, क्योंकि ग्राउंड नहीं होगा तो रिटर्न की प्रिपरेशन करके कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन आप ग्राउंड की भी तैयारी करते रहिए, सुबह शाम आप ग्राउंड की तैयारी करिए, और दिन में जो है वो आप क्लास अटेंड कर सकते हो। चाहे आप, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप यहीं पे लीजिए, कहीं पे भी आप तैयारी करिए, लेकिन आप जो है वो तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। बहुत अच्छा मौका है, दोबारा मौका मिले ना मिले। और जो लोग अभी 26-27 के एज में आ गए हैं, वो तो अपना ये लास्ट ही चांस मान के चलिए, ठीक है। तो चलिए, ज़्यादा आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करते हुए, ठीक है, अब आप लोगों से इतनी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और अगर किसी को कोचिंग की ज़रूरत है, किसी को गाइडेंस की ज़रूरत है, तो वो हमसे आके जो है वो संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।